स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गरिमा हिंदी एजुकेशन में। आज हम जो पेपर हल करेंगे वो हमारा बिहार स्टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा है हिंदी, जो हमारा एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आज हम उन्हीं प्रश्नों को व्याख्या के साथ हल करेंगे। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर संज्ञा संधि। तो देखिए, स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं स्वर संधि। क्या कहते हैं? स्वर संधि। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट इज राइट आंसर। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? तो देखिए, व्यंजन के साथ या तो स्वर या तो व्यंजन मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं व्यंजन संधि। विसर्ग संधि उसे कहते हैं विसर्ग के साथ स्वर या फिर व्यंजन मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं विसर्ग संधि। तो जो क्वेश्चन पूछा है उसके हिसाब से राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब ये भी जान लेते हैं कि स्वर संधि कितने प्रकार का होता है। ये देखिए, संज्ञा संधि जो है ये संज्ञा संधि नहीं होता। स्वर संधि के जो प्रकार है वो है 5। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और यड़ संधि। ये 5 जो है स्वर संधि के भेद हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या प्लस आलय, विध प्लस आलय, विधा प्लस लय या फिर विध प्लस लय। तो देखिए, विद्यालय जो है इसमें कौन सी संधि है? तो विद्यालय में संधि जो है वो है दीर्घ संधि। कौन सी? दीर्घ स्वर संधि। तो विद्यालय में जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? विद्या प्लस आलय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट इज राइट आंसर। अगर हमसे पूछे कि विद्यालय में कौन सी समास है तो विद्यालय में समास होगा हमारा तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वोत्तम शब्द का संधि विच्छेद है? सर प्लस ओतम, सर्वो प्लस तम, सर्व प्लस उत्तम या सर्वोत्त प्लस म। तो देखिए, सर्वोत्तम का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है सर्व प्लस उत्तम। क्या होता है? सर्व प्लस उत्तम। इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें गुण संधि है। कौन सी? गुण संधि है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस चारण, उत प्लस चारण या उच्च प्लस रण या ऊंचा प्लस रण। तो देखिए, उच्चारण का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा उत प्लस चारण। क्या होगा? उत प्लस चारण। इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें व्यंजन संधि है। क्या है? व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, महोजस्वी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? मता प्लस ओजस्वी, महो प्लस जस्वी, म प्लस हौजस्वी या महोज प्लस स्वी। तो देखिए, महोजस्वी का जो संधि विच्छेद होता है वो क्या होगा? तो महोजस्वी का संधि विच्छेद जो होगा वो होगा मता प्लस ओजस्वी। क्या होगा? मता प्लस ओजस्वी। यह रहेगा महा प्लस ओजस्वी। क्या रहेगा? महा प्लस ओजस्वी, महोजस्वी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें संधि है वृद्धि संधि। कौन सी संधि? वृद्धि संधि। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समास शब्द का क्या अर्थ होता है? विस्तार, संक्षेप, लंबा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, समास का जो अर्थ होता है वो होता है कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रकट करना। अब इसको हम छोटे से भाषा में क्या कहेंगे? संक्षेप। क्या कहेंगे? संक्षेप। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप। अगर आपसे पूछे समास का विलोम क्या होता है तो व्यास। समास का विलोम क्या होता है? व्यास। अगला क्वेश्चन है, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या बहुब्रीहि समास। तो देखिए, जिस समास का पहला पद शब्दवाचक होता है, पहला पद संख्यावाचक होता है, उसमें कौन सा समास होता है? तो उसमें होता है द्विगु समास। कौन सा? द्विगु समास।
ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। द्विगु समास में हमेशा उसका पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। अव्ययी भाव समास का परिभाषा क्या होता है? तो जिसका पहला पद प्रधान हो या जिसका पहला पद अव्यय हो, वो क्या होता है? अव्ययी भाव समास। क्या होता है? अव्ययी भाव समास। बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? तो बहुब्रीहि समास में न पहला पद प्रधान होता है न दूसरा पद प्रधान होता है, उसमें कोई अन्य पद प्रधान होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि पहला पद संख्यावाचक किसका होता है? तो द्विगु समास का। जैसे चौराहा, तिरमुहानी, ये सब किसके उदाहरण है? तो द्विगु समास के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से घनश्याम शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या बहुब्रीहि समास? तो देखिए, घनश्याम शब्द में कौन सा समास है? तो घनश्याम शब्द में समास कौन सा है? बहुब्रीहि। कौन सा होगा? बहुब्रीहि। देखिए, इसमें ना घन पद प्रधान है ना ही श्याम। इसमें क्या हो गया? तो इसमें कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि। देखिए, इसका समास विग्रह क्या होगा? घन के समान है जो, या घन के समान श्यामा है जो, अर्थात क्या होगा? श्री कृष्ण। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। इसमें ना पहला पद प्रधान है ना दूसरा, इसमें क्या है? कोई तीसरा पद प्रधान है। जैसे दशानन, 10 है आनंद जिसके, अर्थात मुख। आनंद क्या होता है? मुख। तो 10 है आनंद जिसके, अर्थात क्या होगा? रावण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तमदाता शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास? तो देखिए, तमदाता शब्द में कौन सा समास है? तो तमदाता शब्द में समास है तत्पुरुष। क्या होगा? समास कौन सा है? तत्पुरुष। और इसका समास विग्रह क्या होगा? तो तम, यानी कि अंधेरे को प्रदान करने वाला। तो क्या होगा? तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जलज शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या बहुब्रीहि समास? तो देखिए, जलज शब्द में कौन सा समास होगा? तो जलज शब्द में समास जो होगा वो होगा बहुब्रीहि। क्या होगा? बहुब्रीहि। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। इसका समास विग्रह क्या होगा? तो जल में उत्पन्न होने वाला, अर्थात कमल। इसका क्या है तीसरा अर्थ? कमल। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं? वाक्यों में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं? अक्षर, वर्ण, पद या उपर्युक्त सभी? तो देखिए, वाक्यों में प्रयुक्त शब्द जो होते हैं वो कहलाते हैं पद। क्या कहलाते हैं? पद। वाक्यों से अलग रहने वाले शब्दों को शब्द कहते हैं, किंतु जब वह किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब वह पद कहलाते हैं। जब वाक्य के अंतर्गत शब्दों में विभक्तियां लगती हैं तब वे क्या बन जाते हैं? पद बन जाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, बच्चों सामने से ट्रक आ रहा है। इस वाक्य में कौन सा भाव प्रकट होता है? संबोधन, तिरस्कार, विस्मय या चेतावनी? तो देखिए, बच्चों के बाद बच्चों सामने से ट्रक आ रहा है, इस वाक्य में क्या भाव प्रकट हो रहा है? तो वो प्रकट हो रहा है चेतावनी। कोई भी शिक्षक बच्चों को क्या कर रहा है? बच्चों सामने से ट्रक आ रहा है, यानी कि सतर्क हो जाओ। तो ये क्या है? चेतावनी है। क्या है? चेतावनी है। अगला क्वेश्चन है, चाकू से सेब काट रहा है। वाक्य में किस कारक का प्रयोग किया गया है? संप्रदान, कर्म कारक, अपादान या करण? तो चाकू से सेब काट रहा है, इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें देखिए, इसमें है कर्म कारक। क्या है? कोई चाकू से क्या कर रहा है? सेब को कट कर रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है? कर्म हो रहा है। क्या हो रहा है? कर्म। अगर इसमें आगे लगा होता मोहन चाकू से सेब काट रहा है, तो चाकू क्या हो जाता? करण। इसमें कौन सा कारक हो जाता? करण कारक है। कौन सा कारक है? करण कारक है। कर्म हो रहा है, लेकिन ये जो चिन्ह है इसमें कौन सा है? से है। क्या है? कर्म हो रहा है, लेकिन इसमें करण का जो चिन्ह है कारक का, कौन सा है? करण कारक का।
कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ कौन सा चिन्ह है, चाकू से सेव काट रहा है, तो क्या हो जाएगा, करण कारक होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उसका भाई व्यापारी है, उपर्युक्त वाक्य में विधेय क्या है। उसका भाई व्यापारी है या फिर है, तो देखिए उसका भाई व्यापारी है, उपर्युक्त वाक्य में जो विधेय है वो क्या है, तो विधेय जो है वो है ऑप्शन नंबर 3 व्यापारी है। क्या है, व्यापारी है। उद्देश्य और विधेय वाक्य के 2 अंग होते हैं। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, तथा उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बपौती शब्द का मूल शब्द क्या, बपौती शब्द में मूल शब्द क्या है। हमें बताना है कि कौन सा शब्द से बपौती शब्द बना है। बपौत, बाप, बप, बपौ। तो देखिए बपौती शब्द में मूल शब्द क्या है, बाप। क्या है, बाप। ऑप्शन नंबर 2। इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो औती प्रत्यय लगा है। क्या लगा है, औती प्रत्यय। हमने क्या लगा है, औती प्रत्यय। देखिए हमने पहले बताया है कि उपसर्ग जो होता है वो शब्द के पहले जुड़ता है, प्रत्यय जो होता है वो शब्द के बाद में जुड़ता है। तो बाप शब्द में औती प्रत्यय जब लगेगा तो क्या हो जाएगा, बपौती। क्या हो जाएगा, बपौती। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें अपादान कारक का प्रयोग किया गया है। यह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, माँ ने बच्चों को सुलाया, बिल्ली छत से कूद पड़ी, या शिकारी ने शेर पकड़ा। तो देखिए बिल्ली छत से कूद पड़ी, इसमें कौन सा कारक है, अपादान कारक है। अपादान कारक का हम परिभाषा पहले जान लेते हैं। तो संज्ञा के जिस रूप में किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है तो वह क्या होता है, अपादान कारक होता है। हिंदी में कुल 8 क्या है, कारक है। कितने कारक हैं हिंदी में, तो 8 कारक हैं। अगला क्वेश्चन है, रुचि घर जा रही है, वाक्य में कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए रुचि घर जा रही है, वाक्य में कौन सा वाच्य है, तो इसमें वाच्य है कर्तृवाच्य। क्या है, कर्तृवाच्य। वाच्य के कितने भेद होते हैं, 3 भाग होते हैं। कर्तृवाच्य, देखिए रुचि घर जा रही है तो रुचि क्या है, कर्ता है, तो वो क्या कर रही है, क्रिया कर रही है। क्रिया के उस रूपांतर को कर्तृवाच्य कहते हैं जिसमें जिस वाक्य में कर्ता क्या हो, प्रधानता का बोध हो। कर्ता कौन है, रुचि। क्या कर रही है, घर जा रही है, तो रुचि द्वारा क्या हुआ, कर्ता द्वारा क्रिया किया जा रहा है, तो क्या होगा, कर्तृवाच्य। अगला क्वेश्चन है, छाती फुलाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा, सांस रुक जाना, गर्व करना, दुखी होना, या लज्जित होना। तो देखिए छाती फुलाना जो मुहावरे का अर्थ होगा वो होगा गर्व करना। क्या होगा, गर्व करना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सितारा चमकाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, भाग्य खराब होना, भाग्योदय होना, भाग्योदय नष्ट होना, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सितारा चमकाना, सितारा चमकना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वो होगा भाग्योदय होना, यानी कि भाग्य का उदय होना। क्या होगा, भाग्य का उदय होना। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, घात लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, चोट लगाना, धक्का देना, भाग जाना, या मौका ताकना। तो देखिए घात लगाना जो मुहावरे का अर्थ होगा वो होगा मौका ताकना। क्या होगा, मौका ताकना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मुंह छिपाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, सुंदर होना, कुरूप होना, शांत से रहना, या लज्जित होना। तो देखिए मुंह छुपाना जो मुहावरे का अर्थ हो
मुहावरे का अर्थ है वो क्या होगा, लज्जित होना। क्या होना, लज्जित होना। जब कोई गलत काम करता है तो वो क्या है, सबसे मुंह छिपाते फिरता है, तो क्या होगा, लज्जित होना। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, टांग अड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अड़चन डालना, मदद करना, टांग अड़ाना या प्रभाव डालना। तो देखिए, टांग अड़ाना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वो होगा अड़चन डालना। किसी कार्य में अड़चन डालना ही क्या कहलाता है, टांग अड़ाना। अगला क्वेश्चन है, गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का सही अर्थ है? मुर्दा दफनाना, भूत से भागना, बात छुपाना या दबी हुई बात को फिर से उभारना। क्या होगा, दबी हुई बात को फिर से उभारना। यहाँ पे क्या रहेगा, दबी हुई बात को फिर से उभारना। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। गड़े मुर्दे उखाड़ने का जो अर्थ है वो क्या होगा, दबी हुई बात को फिर से उभारना। अगला क्वेश्चन है, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का क्या अर्थ है? साक्षर होना, निरक्षर होना, ज्ञानी होना या बुद्धिमान होना। तो देखिए, काला अक्षर भैंस बराबर इस लोकोक्ति का जो अर्थ होगा वो क्या होगा, वो होगा निरक्षर होना। यानी कि पढ़े लिखे व्यक्ति जो नहीं है उनको आप किताब दे देंगे तो वो उनके किसी काम में नहीं आएगी, क्योंकि उन्हें तो पढ़ना ही नहीं आता, तो वो उस चीज़ को समझ ही नहीं पाएंगे। उनके लिए सादा पेपर भी उसी प्रकार है और बुक भी उसी प्रकार, क्योंकि काला अक्षर भैंस बराबर, उन्हें तो पढ़ना ही नहीं आता। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, कलम तोड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अर्थहीन लिखना, बढ़िया लिखना, दोषपूर्ण लिखना या कलम खरीदना। तो देखिए, कलम तोड़ना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वो क्या होगा, वो होगा, कलम तोड़ना का क्या होता है, बढ़िया लिखना। क्या होता है, बढ़िया लिखना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 इज राइट आंसर। कलम तोड़ना मुहावरे का क्या अर्थ होगा, तो कलम तोड़ना मुहावरे का जो अर्थ होगा वो होगा बढ़िया लिखना। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है सभी लोग समझ में आया होगा। सभी लोग ध्यान से देखें। थैंक यू सो मच।